खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट भी पेश किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए लेखानुदान भी पेश किया। सदन में पेश किए गए इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा खोला है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आज सदन में क्या कुछ हुआ है। तो वित्त मंत्री ने 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके अलावा 1,68,903 करोड़ का लेखानुदान भी पेश किया। अनुपूरक बजट के माध्यम से बीजेपी अपनी योजनाओं को धार देने की कोशिश करेगी। वहीं सरकार ने अनुपूरक बजट में हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए, खेल विभाग को 10 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए 10 करोड़ का बजट भी पेश किया है। वहीं हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर आज सदन के दौरान रही। जब अनुपूरक बजट पेश किया गया, सीएम का संबोधन, सदन में हंगामा, कांग्रेस का बाहर प्रदर्शन, उसके बाद सपा का प्रदर्शन, उसके बाद सुबह सपा का भी बाहर सदन के प्रदर्शन किया गया है, जो कि तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पौने 5 वर्षों के दौरान सदन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने न सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को सदन के सामने, बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी जमकर कसा है। सीएम ने तंज भरी लहजे में कहा है कि अब न कोरोना आएगा और न ही सामने बैठे कुछ लोग। कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे। लेकिन हां, ये तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। चलिए, मैं एक श्राप नहीं, मैं आज शुभकामना देता हूं कि आप जैसे हैं ऐसे बैठे रहें, यहां के लोग ऐसे बैठे रहें। इसको तो स्वीकार करते हैं ना। हाँ, हम यही तो कह रहे हैं कि सभी लोग वापस आ जाए, आप वहीं बैठे रहें, ये लोग यहां बैठे रहें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाम करीब 3:30 बजे अचानक अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंच गए। चाचा और भतीजे की इस मुलाकात की जानकारी सियासी गलियारे में आते ही यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर लिखा है कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात भी तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव पूर्व में अखिलेश यादव के सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मुलायम सिंह की सरकार के वक्त से ही उन्हें समाजवादी पार्टी का कद्दावर चेहरा माना जाता रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच दूरियां पनप गई थी। शिवपाल ने इसके बाद अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है। अखिलेश शिवपाल की मुलाकात ने यूपी की सियासत में अचानक से सरगर्मी बढ़ा दी है। अखिलेश शिवपाल ने सीट बंटवारे पर बातचीत की। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए चाचा की पार्टी से गठबंधन को लेकर साफ कर दिया है कि प्रसपा और सपा का गठबंधन तय है, लेकिन अभी कितने सीट प्रसपा को देंगे, अभी औपचारिक ऐलान बाकी है। वहीं इस मुलाकात को लेकर सपा प्रसपा के समर्थकों में गजब का जोश और उत्साह देखने को भी मिल रहा है। पूरे देश ने इसको देखा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अजय टेनी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। गृह राज्य मंत्री के ऐसे विवाद से देश की छवि खराब होती है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर संजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम बेरोजगार लोगों को 10 लाख नौकरी देंगे। वहीं हमारी संवाददाता ने संजय सिंह से खास बातचीत की, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने आज बड़ा ऐलान करते हुए हर साल 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। इस पर खास बातचीत के लिए यूपी प्रभारी संजय सिंह व राज्यसभा सांसद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आपने हर साल 10 लाख नौकरियां देने की वादा किया है। उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी है। ये कैसे संभव होगा हर साल 10 लाख नौकरी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल में 4.5 नौकरी भी नहीं दी है। वो सारे पोस्टर जो उनके लगे हुए हैं वो झूठे वादे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है।
आम आदमी पार्टी जो कहती है उसको पूरा करके दिखाती है। 10 लाख नौकरी हर साल देने का हमारे पास खाका है। शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, सड़कों के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, नए उद्योग धंधे लगाने के क्षेत्र में इतने सारे रोजगार के संसाधन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। रोजगार गारंटी महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल के भी मौजूद होने की संभावना 2 जनवरी को, और अरविंद केजरीवाल की दूसरी गारंटी है ये कि 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरी का। और आप जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल कोई वादा हवा में नहीं करते। आखिरी मेरा सवाल है संजय जी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर सुबह बहुत तेज थी, आपसे भी हमने बात भी की थी। क्या आप फाइनल हो गया कि आप 403 पे क्षेत्र पे ताल ठोकेगी आम आदमी पार्टी? उस दिन कही थी, वही आज भी कह रहा हूँ। मैंने कहा था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में औरैया में भी कांग्रेसियों ने तहसील परिसर पर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जल्द से जल्द केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके मंत्री पद से बर्खास्त करे, साथ ही उनके बेटे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी उनकी बर्खास्तगी के लिए पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन एसआईटी की जांच ने ये साबित कर दिया कि एक प्लानिंग के तहत उनके पुत्र ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के जघन्य कृत्य किया। और जब ये साबित हो गया है तो मोदी सरकार को निश्चित तौर पर उनको हटाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बर्खास्त करने तक अपनी आवाज को बुलंद रखेगी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। कासगंज में आज गीता जयंती के अवसर पर बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन निकाला है। इस दौरान बजरंग दल की ओर से धर्म रक्षा के लिए देश हित में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। बता दें कि पथ संचलन प्रभु पार्क से शुरू होकर शहर के अलग अलग मार्गों से घूमकर प्रभु पार्क में समाप्त हुआ। इस दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। ताकि हमारा ये विजय का प्रतीक आज हम 100 दिवस के रूप में आज मना रहे हैं और बजरंग दल द्वारा ये पूरे देश में निकाला जा रहा है। आज हमारे कासगंज में 16 तारीख रखी गई थी। प्रांत के ऊपर निर्देशानुसार हम लोगों ने आज कहाँ से शुरू होगा, कहाँ ये प्रभु पार्क से शुरू होकर बाजार के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस यहीं वापसी होगी। राजधानी लखनऊ में 8 दिसंबर को दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर अलीगंज के तिरुपति ज्वेलर्स के यहां लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और लूट का लगभग 25% माल भी बरामद किया गया, जिसकी जानकारी जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। हालांकि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से 2 अन्य आरोपी दूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इसी प्रकरण को लेकर हमारे संवाददाता अशहर असरार ने जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी से खास बातचीत की। 8 दिसंबर को तिरुपति ज्वेलर्स के यहाँ हुई बड़ी वारदात का आज लखनऊ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी जी है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। सर, ये जो घटना हुई थी, क्या घटनाक्रम था और किन किन लोगों को पकड़ा गया थी? देखिए, घटना जो है तिरुपति ज्वेलर्स जनरल ज्वेलर्स में खरीद किया गया था 4 बदमाशों द्वारा। और हम लोग सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 4 बदमाश दिखे थे, जिसमें से 2 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से थोड़े बहुत ज्वेलरी और अवैध असला बरामद हुए। शेष 2 अन्य बदमाश फरार है, उनके खुलासा हम लोगों ने कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए। सर, कितने की लूट थी और कितने परसेंटेज की? अभी परसेंटेज पूरा भी कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन अभी करीब करीब मान लीजिए 20 से 25% की बरामदगी हो पाई है, क्योंकि मेन जो जखीरा था वो शेष 2 लोगों के पास। तो ये हमारे साथ में जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और जल्द से जल्द इन अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमन के साथ अशहर असरार, जनता। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्यपाल बनने के बाद पहली बार नैनीताल आगमन पर सैनिक स्कूल
खोड़खाल में शिरकत की। उन्होंने खोड़ाखाल सैनिक स्कूल में शक्ति सैनिक स्मारक का लोकार्पण करते हुए वीर सैनिकों को नमन करते हुए पुष्प चक्र और श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद रतनदीप सैनिक स्कूल के सभागार में अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक धाम के रूप में है। यहाँ के प्रत्येक परिवार से सेना में जाकर अपने देश के प्रति जो उल्लास देखा जाता है वो एक देश के लिए अच्छी पहल है। इस स्कूल में हर एक परिवार से एक सैनिक आते हैं जिनकी विजय की गाथाएं शायद हमेशा सुनाई जाती है। ये सैनिक धाम है। देवभूमि के अलावा यहाँ पर हर एक परिवार से सैनिक आते हैं और आज मुझे बहुत खुशी की बात यह है कि आज सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आने का मौका मिला है और आपने देखा है कि किस प्रकार शक्ति स्मारक का आज उद्घाटन किया है। देखिए, जो परिवार, समाज, प्रदेश, राष्ट्र अपने वीरों को याद करता है वो अपने देश की रक्षा उसको एक अलग से परिभाषा देते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, लेकिन कांग्रेस की एक नेता किसी रैली में नृत्य कर रही थी, नाच गान कर रही थी। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सीडीएस रावत के साथ जिस तरह की बात कर रही है वही 2017 में कांग्रेस के बड़े नेता ने सेना के प्रमुख को गुंडा भी कहा था। दुनिया के सारे ऐसे देश भी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वही कांग्रेस के इसी पार्टी की सेकंड नंबर की नेता वो नृत्य कर रही थी जिस प्रकार से एक रैली में। क्या ये कांग्रेस इसका जवाब देगी? आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुमाऊं दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि 30 साल में भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य को बर्बाद कर यहां की जनता को छलने का काम किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यहां की सरकार राज्य की जनता और बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कहा है कि उत्तराखंड के लिए केजरीवाल की 4 गारंटी योजना जनता वोट देगी। कांग्रेस और भाजपा केवल सैनिकों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा। लोगों के साथ में यहाँ पे जनसभाएं करूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। 4 गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, वो 4 गारंटियों पे काम पूरी तरह से होगा। निजीकरण के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र ने बैंकों के निजीकरण को लेकर जिस तरह से कानून बनाने जा रही है वो उसके खिलाफ है और ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से बैंकों के निजीकरण न करने की मांग की है। उनका कहना है कि बैंकों का निजीकरण किसी के हित में नहीं है। बैंकों में हड़ताल होने की वजह से बैंकिंग सेवाएं बाधित चल रही है। राजधानी देहरादून के एशले हॉल पर बैंक यूनियन के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करके विरोध जताया है। ये सरकार की नीति है। एक तरफ दुनिया को जनता को उदारीकरण का हवा दिखाकर कि हम उदारीकरण कर रहे हैं और चंद हाथों के हाथ, चंद लोगों के हाथ में पूंजी को पहुंचा रहे हैं, गरीब जनता के हमारी सख्त आपत्ति है, घोर आपत्ति है। साथियों, 1969 में ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा विभागीय पदोन्नति और नियमितीकरण की 2 सूत्री मांग को लेकर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड केदार मंदिर समिति के कर्मचारियों ने 1 दिवसीय सांकेतिक कलमबंद हड़ताल की है। जोशीमठ मुख्यालय में आज सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी कर कलम बंद हड़ताल शुरू की। कर्मचारियों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद भी कर्मचारियों के हित में कुछ भी नहीं हुआ। पदोन्नति और नियमितीकरण को लेकर कर्मचारियों को आंदोलन की ओर रुख करना पड़ रहा है।
खबर रामनगर से है। रामनगर में शराब की अधिक कीमत वसूलने की सूचना पर डिप्टी एक्साइज कमिश्नर विवेक सोनकिया ने छापेमार कार्रवाई की। सेल्समैनों को शराब ओवर रेट बेचते पकड़ा भी गया। कमिश्नर ने 2 दुकानों पर 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि आबकारी विभाग को रामनगर के भवानीगंज स्थित देसी और विदेशी दुकानों में शराब के ओवर रेट बेचने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिस पर आबकारी विभाग के ड्यूटी एक्साइज कमिश्नर खुद रामनगर पहुंचे और ग्राहक बनकर एक दुकान पर शराब खरीदने पहुंचे। उनमें से भी अधिक रुपए लिए गए। हालांकि उनसे भी रुपए लिया गया, जिस पर वो कार्रवाई की है और दुकानदार को पता भी नहीं चल पाया है और दुकानदार के ऊपर 1 लाख से ऊपर का जुर्माना ठोक दिया गया है। भवानीगंज विदेशी पर ओवर रेट मिला है और भवानीगंज देसी मदिरा पे कोई ओवर रेट नहीं मिला, लेकिन अन्य अनियमितताएं पाई गई। और रही बात चालान की, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। यदि भवानीगंज मदिरा विदेशी मदिरा दुकान का ये पहला ओवर रेट है तो न्यूनतम 50,000 रुपए और दूसरा होगा तो 75,000 और शेष अन्य अनियमितताओं के लिए और पैसे। बाकी देसी मदिरा दुकान में एनुकैपी के जवाब के ऊपर निर्धारित है, लेकिन जो अनियमितताएं पाई गई उनमें लगभग 35 से 40,000 रुपए पेनल्टी देंगे। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और जनता टीवी देखते रहिए। नमस्कार।